नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं, आपके सामने विषय है भारत का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं हम, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो हमारा टाइम पीरियड है ये लगभग वो समय है दोस्त जब हमारा अकबर का शासनकाल रहा। आप कह सकते हैं जब 1550 से आप कह सकते हैं इस शासन को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि 1556 में हमारे अकबर साहब जो है गद्दी पर बैठे थे और 1605 तक लगभग क्या रहे हैं, उनका शासन रहा है मुगल एम्पायर में। तो स्पेशली अकबर का पीरियड है। अब अकबर कौन थे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ना। मुगल आप कह सकते हैं साम्राज्य की स्थापना करने वाले जो शासक थे वो थे बाबर, और बाबर के बेटे थे हुमायूं, और हुमायूं के ही बेटे थे जो मात्र 13 वर्ष की उम्र में क्या हो गए थे, शासन की गद्दी पर बैठ गए थे, जिनका नाम था अकबर। बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए, तो हम भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। मैं आपको इस सब्जेक्ट कोड की भी 2 बेहतरीन क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। एक होगी इंग्लिश मीडियम में, एक होगी हिंदी मीडियम में। यदि आप इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्लास होगी वो आपके सामने, और हिंदी मीडियम की क्लास सेम ही कॉन्सेप्ट के साथ आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। क्लियर? सबसे पहले कंटेंट टेबल की बात करते हैं। ध्यान से समझिए आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आप ये पहचानिए कि कौन कौन से क्वेश्चन सिमिलर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हु वर जमींदार, जमींदार कौन थे, उनका क्या रोल और क्या फंक्शन होता था मुगल एम्पायर में। अब सीधी सी बात है, यहां पर कोई भी क्वेश्चन मुगल एम्पायर से बाहर नहीं है, मुगल साम्राज्य से बाहर नहीं है, सब वही कहीं है। डिस्कस द करेंसी सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर। अब देखिए उनकी मुद्राएं कैसी थी, वहां पर जमींदार कैसे थे। अब ये जो सुलह कुल की नीति है ये किसने लागू की थी? आपकी सुलह कुल की पॉलिसी अकबर द्वारा लागू की गई थी दोस्त। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। इसके अलावा द जागीर सिस्टम ऑफ मुगल्स, मुगल्स का जागीर सिस्टम क्या था ये आपको पता होना चाहिए। द बेसिक फीचर्स ऑफ मनसब सिस्टम, मनसब सिस्टम जो होता है उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं। नेक्स्ट है आपका किसके अंडर? अकबर के अंडर। तो जागीर सिस्टम, मनसबदारी व्यवस्था, ये दोनों, ये जो जागीर व्यवस्था है ना, यहाँ पर मैंने जब आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था इक्ता सिस्टम, जो इक्ता प्रणाली है दिल्ली सल्तनत की उसे यहाँ पर जागीर व्यवस्था कहा गया है। और रेवेन्यू फार्मिंग जिसे इजारा कहा जाता था वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वे क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हैं, और एक बार यदि आपने इस क्लास में समझ लिए तो आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर भी यदि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन चाहिए, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। याद रखिए पेड फॉर्म में होते हैं दोस्त, ठीक है। जो फ्री पीडीएफ्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं, यहाँ पर सिर्फ पेड कंटेंट आपको इस व्हाट्सएप पे मिलता है। तो ये बात आपको समझ में आई। ये 6 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले बिल्कुल डिटेल में। सबसे पहले जमींदार से कहानी को करेंगे स्टार्ट। देखिए जमींदार हमको पता ही है, नाम से पता चल रहा है जमीन के मालिक, बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक, जमींदार आप इन्हें कह सकते हैं। तो जमींदार वाज आप कह सकते हैं क्या, लैंड ओनर्स और रेवेन्यू कलेक्टर्स। यहां पर जमींदार के 2 काम थे, एक तो वो जमीनों के मालिक होते थे, दूसरा किसानों से टैक्स कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना भी इन्हीं का ही काम था। किसमें? मुगल एम्पायर में। इसके अलावा दे एक्टेड एज एन इंटरमीडिएटर्स, वो क्या थे? इंटरमीडिएटर्स थे बिटवीन पीजेंट्स, पीजेंट्स बोले तो फार्मर, है ना, टीनेंट्स भी कहते हैं, पीजेंट्स भी कहते हैं, और सिंपल इंग्लिश में आप इन्हें फार्मर कह देते हैं। और मुगल एम्पायर, तो मान लीजिए मुगल एम्पायर में सबसे ऊपर क्या है? मुगल एम्पायर में सबसे ऊपर आप कह सकते हैं मुगल सम्राट है। फॉर एग्जांपल के लिए कौन है? मुगल सम्राट। तो इससे नीचे आते थे आपके जमींदार, और जमींदार से नीचे आते थे आपके किसान। तो किसानों से टैक्स कलेक्ट करके कहां तक पहुंचाना है? सम्राट तक पहुंचाना है। इसी व्यवस्था को जागीर व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि जागीर व्यवस्था में जो जागीरदार होते थे वो आपके जमींदार ही हैं। तो आप इन्हें जमींदार कह लीजिए चाहे जागीरदार कह लीजिए, चाहे इन्हें आप लैंड ओनर्स कह लीजिए या फिर रेवेन्यू कलेक्टर्स कह लीजिए, बात एक ही है। बात समझ में आई? अब इनके रोल क्या थे? एक तो रेवेन्यू को कलेक्ट करना। रेवेन्यू कहां से? भाई किसान जिस जमीन पर खेती कर रहे हैं वो जमीन किसकी है? तो बाय डिफॉल्ट सम्राट की ही, तो उससे टैक्स कलेक्ट करने का काम किसका था? जमींदार का ही होता था। दूसरी चीज मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे जमींदार जो थे वो अपनी जमीन के अंदर जो जमीनें जागीरें उन्हें दी गई होती थी वहां पे कुछ मिलिटेंट्स को, यानी कि वहां पे कुछ सैनिकों को रखते थे, उनकी देखरेख करते थे, ताकि आवश्यकता के समय जब साम्राज्य को अधिक सैनिकों की जरूरत हो तो जमींदार अपने सैनिक वहां भेज सके। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का काम भी इन्हीं का ही था, यानी कि जिस एरिया पर इनका शासन है वहां का प्रशासन, वहां पर लोअर ऑर्डर को देखना। हालांकि ये लोअर ऑर्डर बनाना इनका काम नहीं था, वो तो कौन बनाएगा? वो तो सेंट्रल एजेंसी बनाएगी ना, यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी बनाएगी। सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? सम्राट। लेकिन उनका पालन करवाना इनका जिम्मा होता था। इसके अलावा एनकरेज इरिगेशन, सिंचाई व्यवस्था करना, या फिर आप याद रखिए
जंगलों को साफ करना और उसके लिए खेती के लिए जमीन को बढ़ाना, ये भी इन्हीं का ही काम था। नेक्स्ट, सपोर्टेड टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड कल्चरल एक्टिविटीज। समय समय पर ये जमींदार क्या करते थे, आप देखिए ये छोटे छोटे राजा ही तो है, ये सामंत व्यवस्था ही तो है कहीं ना कहीं, जो कभी यूरोप में फ्यूडलिज्म हुआ करता था। तो समय समय पर ये मस्जिदें और मंदिरों का निर्माण में भी सहायता करते थे, है ना। समय के साथ क्या हुआ, पहले तो जमींदार इसलिए बनते थे क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी। समय के साथ साथ ये व्यवस्था हेरिडेटरी हो गई। हेरिडेटरी समझते हो कि जमींदार का बेटा ही क्या बन जाएगा, जमींदार बन जाएगा। आगे देखिए, अकबर के शासन के समय जमींदार बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेटेड थे, किससे, मनसबदारी सिस्टम से। अभी मैं आपको मनसबदारी सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो जमींदार थे इनको मनसबदार बना दिया गया था। मनसबदार मतलब पोस्ट, मनसब का मतलब क्या होता है, पोस्ट। इनको पोस्ट दे दी गई थी, है ना, जो कि जात और सवार के अकॉर्डिंग होते थे, है ना। मनसबदार जो होते थे जात और सवार के अकॉर्डिंग होते थे, इनको पोस्ट दी गई थी दोस्त, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्लियर। हाँ, अकबर मतलब इतना याद रखना है आपको कि अकबर के शासनकाल में जो जमींदार थे इनको मनसब व्यवस्था से क्या किया गया था, जोड़ा गया था। अब आगे चलते हैं, जमींदार समझ में आए। नेक्स्ट है करेंसी सिस्टम। मुगल एम्पायर में कौन कौन सी करेंसी थी जो मार्केट में इस्तेमाल की जाती थी। देखिए, मुगल करेंसी वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड थी, व्यापार हो, प्रशासन हो और रेवेन्यू कलेक्शन हो। भाई हम टैक्स तो कलेक्ट करने जा रहे हैं, लेकिन टैक्स मिलेगा किस रूप में, वस्तुओं के रूप में मिलेगा या फिर आप सीधी सी बात है मनी के रूप में मिलेगा। तो आप याद रखिए मनी के रूप में यहां पर मिलता था, इसे ही आप मुगल करेंसी कहते थे। क्या कहते थे दोस्त, इसे आप मुगल करेंसी कहते थे। 3 टायर करेंसी समझिए, यहां पर एक गोल्ड कॉइन्स थे, फिर आपके सिल्वर कॉइन्स थे और फिर आपके कॉपर कॉइन्स थे। गोल्ड कॉइन्स को मोहर कहा जाता था। मोहर जो है बड़ी ट्रांजैक्शन में यूज की जाती थी। अब गोल्ड का सिक्का है, सोने का सिक्का है, बड़ी ट्रांजैक्शन में यूज होगा, बड़े व्यापार में यूज होगा। दूसरी तरफ था सिल्वर कॉइन्स। इस सिल्वर कॉइन्स को रुपया कहा जाता था, हालांकि इसको जारी करने वाला शेरशाह था, है ना दोस्तों। क्या था, शेरशाह सूरी था, जो आज भी हमने अपना रखा, इंट्रोड्यूस्ड बाय शेरशाह सूरी, और फिर मुगल शासन ने इसको क्या रखा, कंटिन्यू रखा। कॉपर कॉइन्स की बात करें तो इसे डाम कहते थे। कॉपर कॉइन्स को क्या कहते थे, डाम कहते थे, जो कि आम लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है भाई, रोजमर्रा की जिंदगी में मान लीजिए नमक की थैली लेके आनी दुकान से जाके, तो क्या हुआ भाई, डाम कॉइन्स यूज किए जाएंगे। इसके अलावा अकबर ने एक यूनिफॉर्म करेंसी सिस्टम को क्या किया था, जारी किया था। यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि साम्राज्य के प्रत्येक हिस्से में एक ही प्रकार की क्या होगी, करेंसी होगी। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे राज्यों से मिलकर साम्राज्य बनाया तो हर राज्य ने अपनी एक अलग करेंसी चालू कर रखी है। इससे क्या होती है, दिक्कत होती है व्यापार में। अगली बात याद रखिए, मिंट्स। मिंट समझते हो आप, जहां पर पैसे को छापा जाता है या फिर कोइंस को बनाया जाता है। जो मिंट थी वो कहां पर लगाई गई थी, आगरा में, लाहौर में, सूरत में मिंट की स्थापना की गई थी। टकसाल जिन्हें आप कहते हैं। कोइन इंस्क्रिप्शंस। मुगल कोइंस जो थे उनके अंदर साम्राज्य का जो राजा है, एम्परर है, उसका नाम, उसका टाइटल और जो भी समटाइम्स रिलीजियस फ्रेजेस भी क्या होते थे, कोइन के ऊपर होते थे। फ्रेजेस समझते हो ना, धार्मिक कुछ श्लोक वगैरह। ठीक। ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करें तो भाई करेंसी सिस्टम से क्या होगा, डोमेस्टिक हो चाहे आपका इंटरनेशनल हो, दोनों ही प्रकार का ट्रेड करेंसी से होता था। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बताइए। मुझे नहीं लगता इस चीज में आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी दोस्त हुई होगी। क्लियर, चलें आगे, बताइए। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है सुलह कुल की नीति। अब मैंने आपको बताया था कि अकबर जो था, ध्यान से समझिए इस चीज को, अकबर जो था आपका वो एक महान शासक था। और अकबर की महानता किस चीज में थी, ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी। डन दोस्तों, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो अकबर जो था एक महान शासक था और वो चाहता था कि उसके साम्राज्य में क्या हो, शांति हो। इसलिए उसने एक सुलह कुल की नीति अपनाई, जिसमें उसने कहा यूनिवर्सल पीस, मेरे साम्राज्य के अंदर लोग धर्मों के बीच में क्या रहे, शांति रहे।
तो वो चाहते थे रिलीजियस टॉलरेंस हो और सेक्युलर गवर्नेंस हो। रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई की तरह रहें, और साथ साथ सेक्युलर गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि सरकार, यानी कि यहाँ पर सीधी सी बात है, जो मुगल सम्राट है वो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सभी धर्मों को एक माना जाएगा, सभी धर्मों को समान माना जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही? बताइए दोस्त, जल्दी बताइए। क्लियर? हाँ, तो सभी धर्मों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? सही व्यवहार किया जाएगा, उचित। यही रीजन था कि अकबर ने जो नॉन मुस्लिम्स थे उन पर एक टैक्स लगता था जिसका नाम था जजिया कर। एक तीर्थ यात्रा कर था दोस्त, एक था तीर्थ यात्रा कर। तीर्थ यात्रा टैक्स था आपका, उसको भी अकबर ने समाप्त किया, और जजिया कर को भी क्या किया? अकबर ने समाप्त किया। रीजन क्या था? सिर्फ नॉन मुस्लिम्स पर लगता था, जो लोग मुस्लिम नहीं है उनको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि एक रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है। अकबर ने इन दोनों को समाप्त कर दिया। दूसरी चीज, अकबर ने कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, या फिर कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। इसके साथ साथ उन्होंने हमेशा अलग अलग रिलीजन्स को क्या किया? सपोर्ट किया, जैसे इंक्लूडिंग हिंदूज लाइक बीरबल और टोडरमल, जो कि उसके नवरत्नों में शामिल थे। आपको पता ना अकबर के 9 रत्न थे, उनमें हिंदुओं को भी स्थान दिया गया था। अकबर ने स्वयं ने हिंदू, आप कह सकते हैं, वाइफ जोधा से विवाह किया था, ये हम जानते हैं। तो इसलिए वो हमेशा चाहते थे कि धर्मों के बीच क्या रहे, हमेशा ही आप याद रखिए एक तरीके से शांति रहे। इबादत खाना की बात करें, हाउस ऑफ वर्शिप स्टेबलाइज इन फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में उन्होंने क्या किया था? एक इबादत खाना भी बनाया था, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति जाकर क्या कर सकता है? इबादत कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि उन्होंने स्वयं के एक धर्म जिसका नाम था दीन ए इलाही, क्या नाम था? दीन ए इलाही नाम के एक धर्म की या फिर एक फिलोसफी की शुरुआत की थी, जिसमें कहा गया था कि सभी धर्म की अच्छी अच्छी बातें क्या है इसके अंदर डाली जाएगी। जरूरी नहीं आप किसी एक धर्म का ही व्यक्ति इसको अपना सकता है, अलग अलग धर्मों के व्यक्ति दीन ए इलाही धर्म को अपना सकते हैं। इसे धर्म मान लीजिए, चाहे फिर धर्म की एक दार्शनिक सिद्धांत मान सकते हैं आप। क्लियर दोस्त? बताइए, यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? आगे चलिए। जागीर सिस्टम ऑफ मुगल। अब देखिए मुगलों का जागीर सिस्टम क्या था। मैंने अभी आपको बताया था कि जागीर सिस्टम सिर्फ इतना सा था कि पूरे साम्राज्य को छोटी छोटी जागीरों में बांटा हुआ था। ध्यान से समझना, ताकि प्रशासन अच्छे चल सके, और हर जागीर पर एक जागीरदार नियुक्त किया हुआ था। क्या कहेंगे आप? हर जागीर पर एक जागीरदार नियुक्त किया हुआ था, जो कि लैंड ओनर नहीं होता था, जमीन का मालिक नहीं था। उसका काम था सिर्फ यहां से रेवेन्यू क्या करना? कलेक्ट करना और राजा तक या फिर सम्राट तक पहुंचाना। इस व्यवस्था को जागीर व्यवस्था, और इसमें अधिकारी को जागीरदार कहते थे। देखिए ये क्या था? सिर्फ और सिर्फ एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जिसमें क्या होता था? आप देखिए, लोग सैलरी के बेस पर क्या किए जाते थे? जागीरदार बनाए जाते थे, वो जमीन के मालिक नहीं होते थे। जागीरदार एज अ रेवेन्यू कलेक्टर, वो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्टर होते थे। जागीर्स वर असाइन टू मनसबदार, और ये जो जागीरदारी व्यवस्था, जागीर सिस्टम जो है मनसबदारों से कनेक्टेड व्यवस्था थी, है ना। इसमें नियुक्त किए जाते थे जमींदार। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, देखिए मैं क्लियर करता हूं। जो जमींदार थे वो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक थे। इस जमींदारी व्यवस्था को जागीरदारी व्यवस्था कहा जाने लगा। इस जागीरदारी व्यवस्था में होता क्या था कि सारी जमीन का मालिक कौन है? सम्राट है। सम्राट ने जमीनें किसको दे दी? जमींदारों को दे दी, और उसका नाम रख दिया है जागीरदार। जमीन का नाम जागीर, मालिक का नाम जागीरदार। अब उसका काम सिर्फ इतना है, वो इस जमीन का मालिक नहीं है। जमींदार तो मालिक होते थे, लेकिन जागीरदार मालिक नहीं रहे, बल्कि जब जमींदारों को जागीरदार बनाया गया तो ऐसी कंडीशन में उन्हें क्या करना पड़ता था? उस जमीन से किसानों से टैक्स वसूलना है और राजा तक पहुंचाना है। साथ साथ इन्हें कुछ सैनिक भी रखने पड़ते थे, इसलिए इन जागीरदारों को मनसबदार कह दिया जाता था। अनलाइक द जमींदार, जमींदार की तरह जागीर वर नॉट हेरिडेटरी। जागीर हेरिडेटरी नहीं होती थी। भाई जमींदारों की जमीनें तो क्या है? हेरिडेटरी है। मेरे बाद मेरा बेटा मेरी जमीन का मालिक बन जाएगा, इसलिए मैं जमींदार हूं। लेकिन जागीरदार तो सैलरी पर काम करते थे ना, इनको ट्रांसफर भी किया जाता था, तो इनका पद नॉन हेरिडेटरी होता था। पहली बात तो लैंड ओनर्स नहीं थे। अंतर समझ में आ रहा है? दे वर नॉट लैंड ओनर्स। जागीरदार लैंड ओनर भी नहीं थे और इनका पद हेरिडेटरी भी नहीं था, मतलब वंशानुक्रम से नहीं चलता था। आगे चले, बताइए दोस्त, यहां तक दिक्कत या परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ जागीर। जागीर कितने प्रकार की होती थी? एक थी तनख्वाह जागीर। तनख्वाह का मतलब आपको पता है सैलरी, जहां पर क्या मिलती थी? सभी को सैलरी दी जाती थी। वतन जागीर कौन सी होती थी? असाइन टू राजपूत रूलर्स इन देयर होमलैंड। वतन जागीर वो जागीर होती थी जो कि राजपूत राजाओं को दी गई थी, वो भी उनकी मातृभूमि में ही। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई राजपूत राजा हूं और ये जो एरिया है, मान लीजिए दिल्ली वाला जो एरिया है, ये मेरा खुद का एरिया है, मातृभूमि।
बस होगा क्या कि अब ये जमीन किसकी हो गई है, मुगल सम्राट की हो गई है बाय डिफॉल्ट। तो उसने क्या की, अप्रूव करके तुम्हें दे दी है, मतलब मेरी जमीन मुझे ही दे दी, वतन जागीर। फिर आता है आपका मशरूत जागीर, ग्रांटेड फॉर स्पेसिफिक कंडीशन लाइक मिलिट्री सर्विसेज। इसे कहते थे मशरूत। मशरूत का मतलब होता है यहां पर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी गई जागीर, ठीक है। फिर आती थी आपकी, इसे हम कहते हैं अल्तमगा जागीर, गिवन टू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ये वो जागीर होती थी जो मस्जिद निर्माण के लिए, किसी धार्मिक संस्थान के निर्माण के लिए दान में दी जाती थी। क्लियर? तो होता सिर्फ इतना सा था कि हर जागीर का एक स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रखना पड़ता था ताकि करप्शन ना हो। डिक्लाइन भी इसी के कारण हुआ था। याद रखिए, जब जागीरदार ने क्या किया, अपनी अपनी जमीनों पर मालिकाना हक जमाना शुरू कर दिया। भाई फॉर एग्जांपल, मुगल सम्राट ने मुझे कोई जगह दी थी, मान लीजिए दिल्ली का मुखर्जी नगर दिया था, है ना, कि वहां पर आपको शासन चलाना है और वहां से टैक्स कलेक्ट करके मुझे देना है। अब जैसे ही मुगल एम्पायर कमजोर पड़ा, सभी जागीरदार ने अपनी अपनी जमीनों पर क्या कर लिया, अपना मालिकाना कब्जा कर लिया। तो जागीर सिस्टम एंश्योर्ड रेवेन्यू कलेक्शन देता था, लेकिन साथ साथ किसानों का शोषण भी करता था, क्योंकि रीजन ये था हाई टैक्स डिमांड ऊपर से होती थी, तो वो किसानों से भी हाई टैक्स डिमांड करते थे। क्लियर? आगे चलिए, अब मनसबदारी व्यवस्था की बात और करेंगे दोस्त, ध्यान से समझिए। अब मनसबदार सिर्फ इतना सा अंतर है कि ये मिलिट्री स्ट्रक्चर होता था, है ना, जो कि किसने मिलिट्री स्ट्रक्चर चलाया था, अकबर ने। भाई जमींदार अपनी जमीन के खुद मालिक हैं, जागीरदार अपनी जमीन के मालिक नहीं है, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्टर है और इनका पद हेरिडेटरी भी नहीं होता। फिर मनसबदार क्या है? मनसबदार वो लोग हैं जो कि मिलिट्री में रैंक दी जाती है, मनसब दिया जाता है। जैसे आपने आज भी सुना होगा, कैप्टन होते हैं, मेजर होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, कर्नल होते हैं। इसी तरीके से यहां पर भी क्या था, मनसब दिए गए थे। मनसब का मतलब होता है रैंक। मनसब का क्या मतलब होता है, रैंक। जैसे आपने पुलिस में देखियो कि रैंक होती है कांस्टेबल, फिर आपकी आप कह सकते हैं हेड कांस्टेबल, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर आपका सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर एसएचओ। तो ये जो रैंक होती है पुलिस की, उसी तरीके से यहां पर भी मनसबदारी व्यवस्था में रैंक होती थी, ठीक है। और इसी के बेस पर, रैंक के बेस पर उसकी सैलरी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी पावर स्टेटस सब कुछ तय होता था। क्या ऐसा आज भी नहीं होता? बिल्कुल होता है। कांस्टेबल की सैलरी ज्यादा होगी हेड कांस्टेबल की, आप कहेंगे सर हेड कांस्टेबल की, कांस्टेबल से ज्यादा पावर किसकी होगी, हेड कांस्टेबल की होगी, वो सीधी सी बात है। ड्यूअल रैंक सिस्टम यहां पर होता था, एक को कहते थे जात और एक को कहते थे सवार। जात जो होती थी आपकी पर्सनल रैंक होती थी। पर्सनल रैंक का मतलब यह है कि आपकी पोस्ट क्या है, आपकी सैलरी क्या है, इसे तो जात कहते थे। भाई आपकी जात क्या, मैं कांस्टेबल हूं और मेरी सैलरी इतनी है ना, मैं एसएचओ हूं, मेरी सैलरी कांस्टेबल से इतने गुना है। बात समझ में आई? लेकिन सवार का मतलब यह होता था कि आपके पास कितने सैनिक हैं, कितने सैनिक को आप मेंटेन करते हैं, इन दोनों से मिलकर आपकी रैंक बनेगी। जागीर एज अ सैलरी, तो मनसबदारों को क्या की जाती थी, जागीर दी जाती थी। बात समझ में आ गई ना? जागीर और मनसबदारी व्यवस्था में अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, समानता है। जो जागीरदार थे उन्हीं को ही मनसबदार नियुक्त किया जाता था और उनसे कहा जाता था कि टैक्स कलेक्ट करने के साथ साथ आप कुछ सैनिकों को भी रखेंगे, आपकी पोस्ट ये होगी। टू प्रिवेंट करप्शन, करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए मनसबदारों को ट्रांसफर दिया जाता था, क्योंकि डर इस चीज का रहता था लंबे समय तक कोई जमींदार या फिर कोई जागीरदार एक जगह पर रहेगा तो वहां पर कब्जा कर लेगा, तो उनके ट्रांसफर होते रहते थे। तो हर कम्युनिटी का व्यक्ति यहां पर मनसबदार और जागीरदार बनाया जाता था। रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम इजारा प्रथा। इजारा प्रथा क्या थी? राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, मतलब क्या है, वाज ऑक्शन टू हाईएस्ट बिडर इंस्टेड ऑफ बीइंग कलेक्टेड बाय द स्टेट, आप कह सकते हो ऑफिशियल्स। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, एक ऐसा सिस्टम जहां पर क्या है दोस्तों, रेवेन्यू फार्मिंग का मतलब है इजारा सिस्टम। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि डायरेक्टली लैंड से क्या करना, टैक्स को कलेक्ट करना, और उसके लिए हमें क्या करनी है, जो हाईएस्ट बोली लगाएगा, है ना, वहां से टैक्स को क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे फार्मर्स की बात करें, फार्मर जिसे हम इजारादार कहते हैं। इजारा सिस्टम में मालिक कौन हुआ, इजारादार। वेल्दी इंडिविजुअल्स और मर्चेंट्स पेड अ फिक्स्ड अमाउंट टू द गवर्नमेंट एंड कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट। समझ में आया इजारा व्यवस्था का मतलब सिर्फ क्या है? इजारा व्यवस्था का मतलब सिर्फ यह है कि मान लीजिए किसी किसान ने कोई फसल उगाई, ठीक है, इस फसल से क्या की, हाईएस्ट जो व्यक्ति बोली लगाएगा, जो व्यापारी इस फसल की हाईएस्ट बोली लगाएगा, वो इस फसल को ले जाएगा और वही आगे किसको टैक्स देगा, वही आगे टैक्स देगा किसको, राजा को। इतना सा सिस्टम था। हाई रेवेन्यू डिमांड्स, इजारदार ऑफन एक्सप्लॉइटेड पीजेंट्स टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। भाई सीधी सी बात है, अभी इजारदार जो व्यापारी हैं यहाँ पर, ये व्यापारी भी किसानों का शोषण करते थे। रीजन क्या, इनसे कम दाम पे खरीद लेते थे और उच्च दामों में बेचते थे। कॉन्ट्रैक्ट्स वर गिवन फॉर अ लिमिटेड पीरियड, और ये एक तरीके से टेंडर जैसा सिस्टम है। इजारा सिस्टम यहाँ पर क्या है, टेंडर, व्यापार का टेंडर मिल जाना, तो थोड़े समय के लिए दिया जाता था। बिकम कॉमन अंडर औरंगजेब, औरंगजेब ने इस व्यवस्था को बहुत अच्छे से क्या किया था, आप कहेंगे बनाया था। पीजेंट सफर ड्यू टू एक्सेसिव टैक्सेशन, यहां पर पीड़ित कौन थे, किसान थे, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पर क्या होता था, टैक्स लिया जाता था।
बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए फिर मिलेंगे एक ऐसी क्लास के साथ। कोई भी आपका डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।